हाय एवरीवन, मेरा नाम है गुरदीप। वेलकम टू लेक्चर 6 ऑफ चैप्टर फर्स्ट दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आज हम करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस, दैट इज कुछ एमसीक्यू शॉर्ट और कुछ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ट्विस्ट होके आते हैं और बच्चे यहाँ पे मार्क्स लूज करते हैं। आप इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको बताऊंगा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस में कितने डाउट क्लियर करने वाला हूँ, आई प्रॉमिस। और अगर डाउट क्लियर हो जाए तो क्लियर कमेंट में जरूर लिख के जाए। सो लेट अस डू। पहला हमारे पास क्वेश्चन जो है दैट इज व्हाट व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसको क्लीन करना क्यों जरूरी होता है जलाने से पहले ही, इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम जो है एक मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, उसके साथ ऑक्सीजन जब कांटेक्ट में आता है तो उसकी ऊपर एक लेयर आ जाती है ऑक्साइड की। जो ऑक्साइड की लेयर होती है उसको फर्दर ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करती है। तो जब हमने ऑक्सीजन मैग्नीशियम रिबन को जलाना होता है तो वो ऑक्साइड की लेयर उसको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं होनी देती, जिसकी वजह से कंबस्शन नहीं हो पाती। तो सैंड पेपर से हम क्या करते हैं, उस लेयर को रब करते हैं, जिसकी वजह से वो लेयर रिमूव हो जाती है और मेटल में आग लगती है और डेजलिंग फ्लेम के साथ वो मेटल जलता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सब्सटेंस एक्स, एक सब्सटेंस एक्स है जो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। हमने उस एक्स सब्सटेंस का नाम बताना है और उस एक्स सब्सटेंस की जब रिएक्शन होती है पानी के साथ, हमने वो रिएक्शन बतानी है। तो वो सब्सटेंस है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। उस कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज सी ए ब्रैकेट ओ एच होल टू। और इसको हम बोलते हैं स्लेट लाइम। क्या बोलते हैं इसको? स्लेट लाइम बोलते हैं। और सी ए ओ को बोलते हैं हम क्यूकलाइम। क्या बोलते हैं इसको? क्यूकलाइम। तो क्यूकलाइम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट वी हैव फर्स्ट एक्टिविटी बेस्ड। ध्यान से सुनना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। ये एनसीईआरटी का एक्टिविटी 1.7 है। वाटर जो है वो दो एलिमेंट्स का बना होता है, वी नो इट बेटर। एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन H2 होता है, ऑक्सीजन O होता है, राइट? मतलब ये 2:1 रेशियो में होता है। आपके माइंड में ये चीज रहनी चाहिए। एक्टिविटी में हमारे पास ये कह रहा है कि हमारे पास एक प्लास्टिक मग लेना है, उसमें 2 छेद करने हैं। उन छेदों को हम रबर से बंद कर देंगे और इसमें से एक वायर पास करेंगे, जो वायर कनेक्टेड होगी किसके साथ? कार्बन इलेक्ट्रोड्स के साथ। ठीक है ना? तो फिर इन कार्बन इलेक्ट्रोड्स को ऊपर से हम 2 टेस्ट ट्यूब के साथ कवर कर लेंगे। फिर एक बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे इन इलेक्ट्रोड्स को, करंट पास करेंगे और इस पानी में थोड़ा सा डाल देना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब क्वेश्चंस हमारे पास कहाँ-कहाँ से आते हैं और क्या-क्या आते हैं, क्या-क्या डाउट यहाँ क्लियर होने वाले हैं वो सुनो। पहला डाउट हमारे पास आता है कि जो टेस्ट ट्यूब है इसमें कितने, क्या-क्या डाउट आता है कि जो टेस्ट ट्यूब है इसमें कितना गैस आएगा, कौन सी टेस्ट ट्यूब में कितना गैस आएगा। ठीक है? तो पहला मैं आपका डाउट यहाँ क्लियर करता हूँ कि पानी में H2SO4 क्यों डालते हैं। पानी में H2 4 इसलिए डालते हैं सो दैट कि वाटर की कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाए। ठीक है? आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। वाटर की जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है H2SO4 डालने पर। ठीक है? सेकंड क्वेश्चन है इलेक्ट्रोड हमने क्यों यूज किया है, कार्बन या ग्रेफाइट, उसको क्यों यूज किया है? क्योंकि जो ग्रेफाइट है वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मिला। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये आता है कि प्लास्टिक मग ही क्यों यूज किया, ग्लास क्यों नहीं? क्योंकि हमने इसको छेद करने हैं तो छेद करते समय वो टूट सकता है, ब्रेक हो सकता है, लेकिन प्लास्टिक मग में आराम से छेद हो सकते हैं, इसलिए यूज किया। तीसरी चीज, कौन से टेस्ट ट्यूब में सबसे ज्यादा गैस आएगा या डबल गैस किसमें आएगा? तो ग्रेफाइट, एक जो टेस्ट ट्यूब है हमारे पास उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। एक इलेक्ट्रोड है हमारा टेस्ट ट्यूब ए में, दूसरा है बी में। ठीक है? तो ए टेस्ट ट्यूब को हमने मान लीजिए कनेक्ट किया है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ और बी को हमने कनेक्ट किया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। जो जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होगा उसको बोलेंगे एनोड। ठीक है? और जो इलेक्ट्रोड ए क्या है इलेक्ट्रोड, बी क्या है इलेक्ट्रोड। ठीक है? ध्यान से सुनना, इनको इसके ऊपर से हमने टेस्ट ट्यूब रख दिया इसके ऊपर, राइट? तो क्या है, इस टेस्ट ट्यूब में पानी चला जाएगा, ऑब्वियस बात है, इसमें पानी चला जाएगा। तो जो नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड है उसको हमने कनेक्ट किया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ और ये बन जाएगा कैथोड। ठीक है? तो जब हमारी रिएक्शन होगी यानी कि H2O जब ब्रेक होगा किसमें, H2 और O में, तो जो H2O है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है तो वो जाएगा कैथोड की तरफ यानी कि A टेस्ट ट्यूब में जाएगा H, और B जो है
वो पॉजिटिव है, इसकी तरफ आएगा ऑक्सीजन। तो जो ए टेस्ट ट्यूब है यानी कि जो कैथोड के साथ कनेक्टेड है, उस पे डबल जो गैस है वो कितने वॉल्यूम के साथ होगा? डबल वॉल्यूम के साथ होगा, क्योंकि रिएक्शन में ही हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो डबल है, राइट। एक और क्वेश्चन आता है, एक और क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि जो हमारी टेस्ट ट्यूब है, इसमें हाइड्रोजन ही आया, वो कैसे पता चलेगा? हम दोनों टेस्ट ट्यूब को टेस्ट करेंगे, किससे? कैंडल, बर्निंग कैंडल के साथ। जैसे हम बर्निंग कैंडल हाइड्रोजन गैस के पास में लाएंगे तो पॉपिंग साउंड की आवाज आएगी, लेकिन ऑक्सीजन वाली कैंडल के सामने लाएंगे जहां पे ऑक्सीजन है तो वहां पे कोई आवाज नहीं आएगी। तो यहाँ से हम टेस्ट कर सकते हैं कौन सा गैस प्रेजेंट है। क्लियर हुआ? डबल कौन सा गैस आएगा? डबल गैस किस में आएगा? उस टेस्ट ट्यूब के साथ, ना टेस्ट ट्यूब ए ना टेस्ट ट्यूब बी, याद रखना मेरी बात, क्योंकि ए भी हो सकता है क्वेश्चन में, पेपर में अलग अलग हो जाए। जो डबल गैस उस टेस्ट ट्यूब में आएगा जो टेस्ट ट्यूब कैथोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होगी। जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ होगा, उसके ऊपर जो टेस्ट ट्यूब होगी, उस इलेक्ट्रोड की जो टेस्ट ट्यूब होगी, उस टेस्ट ट्यूब में आएगा हमारे पास डबल गैस, डबल वॉल्यूम गैस। ठीक है, इस चीज को ध्यान से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कॉपर जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है वो क्यों चेंज होता है जब आयरन नेल इसमें डिप की जाती है? ठीक है, आयरन नेल की अगर हम बात करें तो Fe होता है। Fe को जब हम रिएक्ट करवाएंगे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ, ठीक है, तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा आयरन, क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, वो उसको डिस्प्लेस कर देगा और खुद उसकी जगह ले लेगा, बन जाएगा फेरस सल्फेट दैट इज FeSO4 प्लस Cu, राइट। ये होता है ब्लू कलर का जब हम देखते हैं इसको, और जब इसमें हम आयरन डाल देते हैं तो ये बन जाता है ग्रीन कलर का। थोड़ा टाइम लगता है, 2-4 घंटे का, और हमारे पास ये ग्रीन कलर का हो जाता है। क्यों हो जाता है ग्रीन कलर का? क्योंकि आयरन जो है कॉपर की जगह ले लेता है। तो यहाँ पे वही चीज कह रहे हैं कि कॉपर कॉपर सल्फेट की एक्वा सोल्यूशन में जब हम सॉलिड आयरन डालते हैं तो फेरस सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन बन जाता है और सॉलिड कॉपर बाहर आ जाता है सोल्यूशन से। क्लियर हुआ? और एक्वस और लिक्विड में क्या फर्क है वो थोड़ी देर में अभी बताता हूँ आपको। एक एग्जांपल, हम एक एक्टिविटी फिर आ जाती है डबल डिस्प्लेसमेंट की। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे एक्टिविटी में डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन दी हुई है कि सोडियम सल्फेट जो है वो रिएक्ट कर रहा है बेरियम क्लोराइड के साथ, और बेरियम सल्फेट बन रहा है और हमारे पास बन रहा है सोडियम क्लोराइड। तो आप कोई ऐसी रिएक्शन और बताओ जो डबल डिस्प्लेसमेंट वाली हो। तो यहाँ रिएक्शन है कौन सी? सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन लिखते हैं Na2CO3, यानी कि सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम क्लोराइड के साथ CaCl2, और बनता है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 प्लस बनता है हमारे पास सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये बनता है पीपीटी। ठीक है, तो पीपीटी बन गया, प्रेसिपिटेट रिएक्शन हुई। अगर डबल डिस्प्लेसमेंट भी हुई, डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे हुई? म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आइंस, क्लोरीन जो इसके पास चला गया और कार्बोनेट जो है वो इसके पास आ गया, तो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आइंस इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और मैक्सिमम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट भी बनता है, और यहाँ प्रेसिपिटेट क्या बना है? कैल्शियम कार्बोनेट। बहुत सारे बच्चे सोडियम क्लोराइड को लिख देते हैं, तो ये गलती नहीं करनी है। सोडियम क्लोराइड जो है वो प्रेसिपिटेट नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो प्रेसिपिटेट है, राइट। समझ गए आप लोग मेरी बात? ये Identify the substances that are oxidized and substances that are reduced। हमने बताना है यहाँ रिड्यूस कौन हुआ है और ऑक्सीडाइज कौन हुआ है। सोडियम को हम रिएक्ट करवा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, और हमारे पास बन रहा है सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है तो हम समझ रहे हैं कि सोडियम ऑक्सीडाइज हो गया है। तो सोडियम क्या हो गया है? ऑक्सीडाइज। ठीक है, डन। सोडियम ऑक्सीडाइज हो गया क्योंकि इसने ऑक्सीजन को गेन किया है। और ऑक्सीजन जो है, जो ऑक्सीजन है वो रिड्यूस हो गया है। ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया है। क्यों ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ है? क्योंकि ऑक्सीजन फ्री स्टेट से कंबाइन स्टेट में चला गया है। पहले O2 फ्री था, अब वो सोडियम से कंबाइन हो गया। तो जब भी कोई एलिमेंट फ्री स्टेट से कंबाइन स्टेट में चला जाता है तो हम कहते हैं कि वो रिड्यूस हो गया है। सो सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड वेयर एज ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड। दूसरी एग्जांपल है हमारे पास कॉपर ऑक्साइड की। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन जब कंबाइन होते हैं तो बनता है कॉपर और वाटर। तो यहाँ पे कौन ऑक्सीडाइज हुआ है? यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है, ये याद रखेंगे। और कॉपर जो है, कॉपर ऑक्साइड क्या है? कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है,
कॉपर रिड्यूस नहीं हुआ है, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है, क्योंकि कॉपर ने ऑक्सीजन नहीं दिया है, कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन दिया है, याद याद रखेंगे। कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन दिया है, तो रिड्यूस कौन हुआ है? कॉपर ऑक्साइड। ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज कौन हुआ है? हाइड्रोजन। क्लियर हुआ? समझ गए? गुड। नेक्स्ट हमारे पास एक और है, दैट इज लेड ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है कार्बन के साथ और लेड बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बच्चों क्वेश्चन को ना बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी है। बच्चे फटाफट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, करेक्ट समझते हैं और करेक्ट वाले को टिक दे के चले जाते हैं। बड़ी बार उनको करेक्ट मिलता ही नहीं है, फिर भी कुछ भी लिख के चले जाते हैं। तो क्वेश्चन को समझना है, इनकरेक्ट और करेक्ट में फर्क है, तो इनकरेक्ट बताना है। बच्चों यहाँ पे देखो, लेड इज रिड्यूस्ड, लेड रिड्यूस नहीं हुआ है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है। पहले तो हो गया, ये गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, भाई कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ ऑक्सीडाइज हुआ है? यहाँ तो कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं हमारे पास, ऑक्सीडाइज कहाँ से होगा? कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है, तो मतलब नंबर बी, ए बी गलत हो गया। यहाँ पता चल गया हमारे पास ए बी गलत है, इनकरेक्ट ये वाले हैं, क्योंकि कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हुआ है, तो पहले दो हमारे पास इनकरेक्ट मिल गए, बात खत्म। डन। चलिए आगे चलते हैं। Why is respiration considered as exothermic reaction? बच्चे इसमें बहुत सारी गप लिखनी शुरू कर देते हैं, कुछ भी लिखना जरूरी नहीं है इसमें। सिंपल, respiration is known as exothermic reaction। क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्यों कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? चलिए देखते हैं। C6H12O6 रिएक्ट कर रहा है हमारा ऑक्सीजन के साथ और बन रहा है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। अब क्या हो रहा है? यहाँ कंबाइन हो रहा है, यहाँ भी 6 लगाते हैं। ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है ग्लूकोज के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, वाटर निकल रहा है, एनर्जी निकल रही है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन यूजुअली एक्सोथर्मिक होती है, इसमें हीट निकलती है। गॉट माय पॉइंट? सो रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज रेस्पिरेशन इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और मोस्टली यूजुअली कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जो होती हैं वो एक्सोथर्मिक होती हैं नेचर में। यहाँ पे ग्लूकोज कर रहा है कंबाइन ऑक्सीजन के साथ और एनर्जी दे रहा है। तो इस चीज को याद रखेंगे, चीजों को ना याद रखो, मतलब लॉजिक को समझो, रट्टा नहीं करो, रूट लर्निंग से काम नहीं चलेगा। एक और क्वेश्चन है कि जो सिल्वर की रिफाइनिंग है, सिल्वर नाइट्रेट से हम सिल्वर की रिफाइनिंग कैसे यूज करते हैं? बाय यूजिंग कॉपर। तो कॉपर को हम यूज करेंगे, तो सिल्वर नाइट्रेट लिखेंगे पहले AgNO3, ठीक है, ये एक्वा सोल्यूशन में है। बच्चों मैं आपको एक्वा सोल्यूशन लिक्विड में बता देता हूँ। देखो, एक्वा सोल्यूशन होता है जब कोई चीज सल्यूट डिजॉल्व इन वाटर, कोई सल्यूट वाटर में डिजॉल्व हो तो हम उसको एक्वस बोलेंगे। पानी कभी भी एक्वस नहीं होता है, क्योंकि हम एक्वस वर्ड यूज करते हैं सॉल्यूट के लिए। सॉल्यूट जब पानी में डिसॉल्व होता है उसको बोलते हैं एक्वस। और कोई चीज अगर लिक्विड फॉर्म में है, नेचुरली लिक्विड फॉर्म में है, उसको बोलेंगे लिक्विड। जैसे ब्रोमीन जो है वो लिक्विड है, मिल्क जो है वो लिक्विड है, वाटर जो है वो लिक्विड है। यू गॉट माय पॉइंट? कोई चीज अगर पानी में सॉल्युबल हो, डिसॉल्व की गई हो, तो उसको एक्वस बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक्वस सॉल्यूशन है। डन, समझ गए? गुड। तो AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन के साथ में हम जब डालते हैं कॉपर, तो कॉपर बीइंग मोर रिएक्टिव क्या करता है? सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को निकाल देता है, खुद उसकी जगह ले लेता है और सिल्वर हमारा बाहर आ जाता है सही सलामत। और हम इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि कॉपर जो है ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से। तो अगर ऑब्जर्व करने का अगर एग्जाम बोले कि आपको इस रिएक्शन में क्या ऑब्जर्व हुआ जब आपने एक्सपेरिमेंट किया, तो एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ है? कॉपर के ऊपर सिल्वर की व्हाइटिश लेयर आ जाती है, क्योंकि सिल्वर बाहर निकल चुका है, वो कॉपर के ऊपर आ जाता है। जो कॉपर हमने उसमें डाला है ना, उस कॉपर के ऊपर सिल्वर आ जाता है, व्हाइटिश लेयर आ जाती है। तो पहले जो ये जो सिल्वर नाइट्रेट होता है, ये होता है क्लियर सोल्यूशन होता है, यानी क्लियर होता है, जो चेंज होने के बाद थोड़ा ब्लू कलर का आ जाता है। ये भी हमारी ऑब्जर्वेशन है, ध्यान रखेंगे। ऑयल या फैट कंटेनिंग फूड, यानी कि वो फूड जिसमें ऑयल और फैट होता है, उसको नाइट्रोजन के साथ क्यों फ्लश करते हैं? सिंपल, नाइट्रोजन इज इनर्ट गैस, नाइट्रोजन जो है वो रिएक्ट नहीं करता है किसी चीज के साथ, तो वो ऑक्सीजन को भी प्रिवेंट करते हैं रिएक्शन के लिए। तो ऑयल और फैट ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट नहीं करते हैं तो वो फ्रेश रहते हैं काफी टाइम के लिए। तो नाइट्रोजन को इसलिए फ्रेश किया जाता है सो दैट कि उसको रैंसिड होने से बचाया जा सके, उसमें रैंसिडिटी ना हो। इसीलिए चिप्स पैक्स वगैरह में भी नाइट्रोजन होता है, सो दैट कि जो पैकेट में ऑक्सीजन वगैरह चला गया है वो उसको स्पॉइल होने ना दे, नाइट्रोजन उसको कांटेक्ट में नहीं आने देता है। गॉट इट?
शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स, एक शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स है जिसको हीट करने पर वो ब्लैकिश कलर का हो जाता है कंपाउंड, तो क्या है वो? शाइनी ब्लैक कलर्ड कंपाउंड कॉपर है तो येलो ब्राउन येलोइश तो है, गोल्ड भी, बट गोल्ड तो नॉन रिएक्टिव है तो इसीलिए कॉपर हमारे पास बचा ऑप्शन। तो कॉपर के साथ रिएक्ट करवाएंगे हम ऑक्सीजन को, हमारे पास बनेगा CuO और इसको हम बोलेंगे कॉपर सेकंड ऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसको? कॉपर सेकंड ऑक्साइड। कॉपर सेकंड ऑक्साइड का मतलब होता है जब कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, राइट? गॉट इट? तो कॉपर सेकंड ऑक्साइड, तो यहाँ पे कॉपर जो है वो क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज़ हुआ है क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिल गया है, ठीक है? अच्छा बच्चों ना एक चीज़ ना याद रखना, दैट इज़ ऑयल रिग रूल। ऑयल रिग रूल। ये ऑयल रिग रूल क्या है? कि ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन। ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन। यानी ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑयल रिग रूल याद रखेंगे, ठीक है? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ गए? सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ समझ आया हो तो प्लीज लिख दो अपने कमेंट्स में क्लियर। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट वीडियो। Have a good day.